दलित पैंथरों के बाद दलितों पे अत्याचार बंद हो गए? मैं सोच रहा था कि आजाद भारत में जितने भी दलितों का कत्ल हुआ है, उनका नाम अगर मैं लेना लगूं और कहूं कि मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं, तो मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगा। हमारे जय घोष में हमने अपने आप को कितना बांट लिया है। एक वर्ग है जो जय भीम कहेगा, एक वर्ग है जो जय श्री राम कहेगा। मैं हमेशा गांधीवादियों से झगड़ता रहता हूं, लेकिन गांधीवादियों का एक उपकार मैं मानना चाहता हूं कि उन्होंने वो प्रथा नहीं की कि जय गांधी करके गांधी को भी एक विशेष वर्ग के लिए कर दे। मैं जब भी ऐसी सभाओं में आता हूं तो एक चिंता मुझे होती है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बापू के आने के पहले भारत में जो नेतृत्व था, वो जिस परिस्थिति में रहता था, वो परिस्थिति वर्तमान भारत में मुझे दिखाई दे रही है कि जो कांग्रेस बनी थी, उसका भी काम सिर्फ इतना होता था कि साल में एक बार कोई अच्छे शानदार सभागृह में वो अपनी सभा करते थे और सारे नेता एक के बाद एक आके बहुत ज्ञानी प्रवचन करते थे और बहुत धुआंधार भाषण करते थे और एक दूसरे के लिए तालियां बजाते थे। आज भी मुझे वही परिस्थिति दिखाई देती है कि ऐसी सभाओं में ऐसे लगने लगा है कि हम लोग मुशायरों में शायर हैं, तालियां बटोरने के लिए आए हैं। कौन सबसे ज्यादा ताली बटोर सकता है, वैसी भाषण करते हैं। आपने औरंगजेब के वाकये की बात की कि भाई स्टेटस पे औरंगजेब की तस्वीर लगाई, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वो जब हुई, जब मैंने वो खबर पढ़ी, मैंने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे से मेरी तस्वीर हटा दी और औरंगजेब की तस्वीर लगा दी। 3 महीने तक मेरी प्रोफाइल पिक्चर औरंगजेब की थी। बहुत सारों ने मुझे मैसेज किए, बहुत भद्दी तस्वीर क्यों लगाई है, निकाल दीजिए, लोग चिढ़ते हैं उससे। मैंने कहा चिढ़ाने के लिए ही लगाई है, जो चिढ़ते हैं उनको चिढ़ाने के लिए ही लगाई। आपको क्यों चिंता होती है? क्योंकि ये मुझे कहने वाले मेरे मित्र थे। ये आज की जो सभा का विषय दिया है, संविधान या मनुस्मृति, उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह है। वो प्रश्न चिन्ह बहुत महत्व का है, क्योंकि हम सब ने वो प्रश्न चिन्ह वहां लगाया है कि संविधान बड़ा है या मनुस्मृति। ये सोच ही क्यों होनी चाहिए आज के आजाद भारत में? क्योंकि हमारी इस सोच से जिनको मनुस्मृति लगानी है उनको ताकत मिल रही है। जब आज इस राज्य में संविधान का खून किया गया, हम यहां बैठ के विद्वान भाषण कर रहे हैं। हम रास्ते पे नहीं होने चाहिए थे? विधानसभा के बाहर खड़े रहकर उनको ये नहीं कह सकते थे कि 50 खोखे ठीक है, लेकिन सबको चोखे मान्य नहीं है? देखिए, यही बात मुझे खटकती है। हंस देते हैं हम लोग, जैसे कोई कॉमेडी शो में गए हो। ये हमारी त्रासदी है, ये रमुज नहीं है, हमारी कॉमेडी नहीं है, ये वक्त हमारी ट्रेजेडी का है। और वो ट्रेजेडी हम सब ने की, हमारे ऊपर लेके आए। क्यों? ये क्यों हो रहा है? ये आसान किसने किया? तो मैं दोष मेरे दलित भाई बहनों को दूंगा कि उन्होंने, और मैं मानता हूं कि जरूरी था, लेकिन उन्होंने
ये एक विचार कर दिया कि ये संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारे नेता बाबा साहेब ने हमको दिया हुआ हमारा धर्म ग्रंथ है, उस विचार ने हिंदुत्ववादियों के लिए ये आसान कर दिया कि हाँ ठीक है, संविधान तुम्हारा है, मनुस्मृति हमारी। ये कभी हमने सोचा नहीं था कि बाबा साहेब ने दलितों को ही सिर्फ संविधान नहीं दिया था। मैं अपने आप को 2 आशीर्वादों का प्राप्त मुझे हुए। एक ऐसे इंसान का आशीर्वाद जिसका वंशज मैं हुआ, जिसने आजादी दी। दूसरा आशीर्वाद बाबा साहेब का मुझे मिला कि संविधान दे के देश बनाया और उस देश का नागरिक मुझे उन्होंने बनाया। ये बात हम क्यों भूल रहे हैं? हम क्यों ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर हम में भी वो वृत्ति है कि हम और आप, हम आज भी, हम अब देखिए हमारे जय घोष में हमने अपने आप को कितना बांट लिया है। एक वर्ग है जो जय भीम कहेगा, एक वर्ग है जो जय श्री राम कहेगा। मैं हमेशा गांधीवादियों से झगड़ता रहता हूं, लेकिन गांधीवादियों का एक उपकार मैं मानना चाहता हूं कि उन्होंने वो प्रथा नहीं की कि जय गांधी करके गांधी को भी एक विशेष वर्ग के लिए कर दे। वो करना आसान होता, बहुत आसान होता, और आज ऐसी सभाएं होती जहां सब जय गांधी करते, और उतने तक ही उस विचारधारा को सीमित करके रख देते, उसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति में यह है कि जिस क्रांति से डर लगता हो उस क्रांति की एक प्रथा बना दो, परंपरा बना दो, और घंटियां बजा के पूजा करो। गांधी की बात करो, 2 अक्टूबर 30 जनवरी। संविधान की बात करने को 1 तारीख, बाबा साहेब की बात करने को 1 तारीख। जैसे उन लोगों की महानता को हमने कुछ प्रसंगों में संकुचित करके रख दिया है। दोष किसका है? जिनको वो करना था, जिनको उसका फायदा हो रहा था उसका, कि जो लोग ये अपने आप को बता रहे थे कि हम ही रक्षक है उस परंपरा के, और वो परंपरा हमारी ही सिर्फ है, और वो करके उसको कुंठित करते जा रहे थे। उसकी दलित पैंथरों के बाद दलितों पे अत्याचार बंद हो गए। मैं सोच रहा था कि आजाद भारत में जितने भी दलितों का कत्ल हुआ है, उनका नाम अगर मैं लेना लगूं और कहूं कि मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं, तो मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगा। क्या हम रास्ते पे आए? जब ये मुल्क आजादी के 75 साल मना रहा था, घर घर तिरंगा मोदी ने हमें दिया था ना, उस 15 अगस्त के 2 दिन पहले इंदर मेघवाल नाम के एक बच्चे को उसकी प्यास बुझाने सवर्ण के मटके से 2 घूंट पानी पीने के लिए मार डाला गया। हम रास्ते पे आए, सभाएं की, बहुत धारदार भाषण किए, रास्ते पे आए हम। शर्म नहीं आती? हमें शर्म नहीं आती क्या? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं? और अगर हमें ये बात की शर्म नहीं आती कि हम निष्क्रिय बन के बैठे रहे हैं, आज दलित राजनीति का मायना क्या हुआ है? संघर्ष दिखता है कहीं? दलित पैंथरों के बाद मैं था तभी, मैंने देखा है कि दलित पैंथरों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किस तरह से किया था, और उसके कारण बाकी सब के ऊपर उसका क्या प्रभाव हुआ था, मैंने देखा है। आज चुनाव के पहले दलितों की राजनीति की सौदेबाजी करने के सिवा नेता करते क्या है, वो मुझे बताइए आप। तो मनुस्मृति तो हमारे दिलों में बैठ चुकी है, संविधान की क्या बातें कर रहे हैं आप?
कौन सा संविधान? आज इतने बेरहमी से संविधान का कत्ल हुआ है। क्या इस राष्ट्र को, इस राज्य को, इस सरकार को चलाने देना लोकशाही होगी, या वो लोकशाही के खिलाफ एक जुर्म होगा? और अगर लड़ना है तो लड़ेंगे कौन? जिनको 50 खोखे मिलते हैं वो? और उनको वो देने की निर्लज्ज ताकत कौन देता है? हमने दी है ना, कि बेशर्म होके लेते जाओ, मत मांगने आओगे तब दे देंगे हम आपको ये। और फिर मनुस्मृति और संविधान और ये सब की बातों पे लेक्चर देने आ जाते हैं हम लोग। ये वक्त दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने का नहीं है। ये वक्त आईने के सामने खड़ा रह के अपने अंदर देखना है और प्रश्न पूछना है कि इसमें मेरा सहभाग क्या है। या तो कृत्य करके या निष्क्रिय रह के। 2005 में मोदी का गुजरात मॉडल, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में होना शुरू हुई थी। 2005 में ही दांडी कूच के 75 साल हुए थे और मैंने तय किया था कि मैं बापू के उस रास्ते पर चल के उस ऐतिहासिक दांडी कूच को पुनर् सबके स्मृति पट पे ले आऊंगा। उसकी तैयारी के लिए मैं निकला था। तभी लोग मुझे इतना पहचानते नहीं थे। और जिस रास्ते पर बापू और सत्याग्रही चले, उन्हीं रास्तों के गांवों में जाकर गांव वालों से मिलकर हमारी तैयारियां करने के लिए किसके साथ बात करनी होगी, क्या करना होगा, ये देखने गया था। एक गांव में मैं पहुंचा, सूरत के नजदीक, और मैं ये करता था कि जाके पूछता था कि भाई सरपंच कौन है, क्योंकि मैंने कहा सरपंच ही तो गांव का सब संभालता है, अगर उसके साथ बात कर लूं तो मेरे लिए व्यवस्था करवाना आसान हो जाएगा। तो एक गांव में मुझे लोगों ने कहा हाँ वो वहां रहता है, सरपंच है। और गांव के बाहर एक बहुत ही गलीच बस्ती में एक झोपड़े तक मैं पहुंचा। मुझे कहा ये सरपंच का घर है। मैंने दरवाजा ठोका, मैंने कहा सरपंच साहब कहाँ है, मिलना है। तो एक बहुत ही गरीब लाचार किस्म का इंसान खड़ा था वहां पर। बोले साहब आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा मैं सरपंच को मिलने आया हूँ। तो बोले हाँ सरपंच तो मैं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा ये हम करने वाले हैं, इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। तो बोले साहब आप मेरे पास क्यों आए? तो मैंने कहा आप सरपंच है इसलिए आपके पास आया हूं। तो नहीं, बोले सरपंच तो मैं हूं, लेकिन गांव के कर्ता धर्ताओं के पास जाइए, आप मेरे पास क्यों आए? और मुझे वो सवर्णों के घर पे ले गया। वहां जाने के बाद मैं तो गया अंदर बात करने के लिए। जब उनको पता चला कि गांधी का परपोता आया है तो मेरा स्वागत किया बहुत अच्छी तरह से, पूरा परिवार बाहर आया। फिर बोले बातें की, चाय नाश्ता शुरू हुआ। इन सब चीजों के दरमियान मुझे वो सरपंच दिखा नहीं। मैंने 2-3 दफा पूछा कि भाई सरपंच साहब कहाँ हैं? तो है आप बेफिक्र रहो। आखिर में नाश्ता घर की बहू ने हमको नाश्ता दिया। तो मैंने कहा सरपंच साहब को भी दीजिए नाश्ता। हाँ दे देंगे, आप बेफिक्र रहो। पर कहीं उनका अता पता नहीं। हम सब का नाश्ता खत्म होने के बाद घर का नौकर, जो पतरावल होता है ना, पत्ते की एक थाली और पत्ते की कटोरी, उसमें नाश्ता परोस के लेके आया और दरवाजे के बाहर उसने रख दिया। मेरा ध्यान था उस पे, तब मुझे जाके समझा कि वो क्यों नहीं आ रहा है। और देखा तो दरवाजे के पीछे की तरफ से बाहर से एक हाथ ऐसे आके वो पतरावल खींच के ले गया। तब पता चला कि सरपंच को बाहर बिठाया गया था। अब इसमें दोष किसका, आप बताइए किसका दोष? सरपंच का दोष है ना। सरपंच होते हुए भी उसने अपनी उस
पद की गरिमा को नहीं संभालने दिया और ये लोगों को तय करने दिया कि उसके साथ ये व्यवहार करना लाजमी है, तो दोष किसका फिर? तो ये ऐसी व्यवस्था कैसे हम चला लेते हैं 75 साल के बाद? और फिर बात समता की बातें करते हैं, बाबा साहेब की भक्ति के ढोंग करते हैं हम लोग। मेरे जैसे लोग गांधी की दुकान चलाकर बैठे हैं, वैसे ही बाबा साहब की दुकान खोलकर बैठने वालों को भी मैं जानता हूं। ये सारे पेशेवर लोग हैं हमारे जैसे। इनका पर्दाफाश पहले करना पड़ेगा अगर इन मनुवादियों को हराना है। ये एक ही बात मैं करना चाहूंगा कि प्रश्न चिन्ह लगाया हमने है, उसको मिटा भी हम ही सकते हैं और कोई नहीं मिटाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।